आदाब नाज़रीन, सियासत टीवी का स्पेशल प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं शाहिद उमर और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन सर। जैसा कि आपको बता दें कि आज के खास प्रोग्राम में हम नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ रीजनल खबरों पे गौर करते हैं, बात करते हैं और उस पर हमारी चर्चाएं होती है। लेकिन इसी बीच आज हमारे साथ कुछ खास मौजूद है जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बता दें आपको कि दिल्ली में लगातार एक्यूआई बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली में जो आम आवाम है उसको परेशानियां झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे सांस लेने में परेशानी सामने आ रही है, आंखों में जलन। वही अगर हम दूसरी खबर की बात करें तो दिल्ली माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। वहाँ पे ध्वजारोपण किया जा रहा है। इसी के साथ साथ तमाम जो बड़े नेता हैं वो आज राम मंदिर में पहुंचे हुए। तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही चाइना के दौरे पे जाने वाले हैं और वो जो चाइना से दुश्मनी है, जो दूरी है, उसको वो ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहली खबर रुख करते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे आज राम मंदिर को लेकर वहाँ पे हज़ारों पुलिसकर्मी जो हैं उनको तैनात किया गया है। वहाँ पे भव्य तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहुँचे और रोड शो उन्होंने किया। और लेकिन इसी के साथ साथ सियासत ये भी तेज़ हो गई है कि जो वहाँ के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद, उनको इस कार्यक्रम में निमंत्रण यानी नहीं बुलाया गया गेस्ट के तौर पे, तो उसको भी लेकर सियासत तेज़ हो रही। तो इसी पे हम बात करते हैं सबसे सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन सर से और पूछते हैं कि जो राम मंदिर का पूरा विवाद रहा, स्टार्टिंग में देखा गया कि 2024 में कैसे मंदिर का काम पूरा होने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ पे तमाम बड़े स्टार क्रिकेटर को बुलाया जाता है, तो उसमें भी एक सियासत हुई। लेकिन अब आज जिस तरह से राम मंदिर को लेकर वहाँ पे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी पहुँचे हुए हैं, तो इन सब पे सर का क्या कहना है? और जिस तरह से अवधेश प्रसाद को, जो कि खुद वहाँ के लोकसभा सांसद हैं, उनको नहीं बुलाया गया, तो क्या सर ये कि आस्था की बात है या सच में इस आस्थे के नाम पे सियासत करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, खुली बात है कि पहली बात तो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि राम मंदिर का मामला तो बड़ा तवील मामला है और बीजेपी की नींव जिसको हम कहते हैं बुनियाद है, वो तो राम मंदिर की जो है तहरीक पे रखी गई थी। आपको याद होगा या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि 80s के दौर में राम मंदिर को लेकर LK आडवाणी ने एक तहरीक शुरू की थी 80s के दौर में। तो उस तहरीक में उन्होंने जो है मंदिर वहीं बनाएंगे का एक नारा दिया था और उस नारे के साथ उन्होंने जो है एक तहरीक, मतलब ये कि उस ज़माने में जब ये तहरीक शुरू हुई थी तो बीजेपी के सिर्फ 2 MP थे पूरे इंडिया में, उसमें से एक आंध्र प्रदेश का एक MP था। तो बहरहाल कहा, मतलब कहने की बात यह है कि बीजेपी पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं थी उस ज़माने में जब LK आडवाणी ने बाज़ाब्ता एक जो है राम मंदिर की तहरीक शुरू की। फिर उसके बाद हमने देखा कि 80s के अवाखिर में इस तहरीक को कैसे जो है एक हवा जो है इसका खड़ा किया गया और कैसे जो है ये प्रमोट होती चली गई। मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें, कल्याण सिंह का दौर आया तो फिर शहादत होती है बाबरी मस्जिद की। फिर हम देखते हैं कि लालू प्रसाद यादव कैसे जो है LK आडवाणी को रोकते हैं बिहार में, कैसे उनको रथ को रोक दिया था। जी बिल्कुल, उनका जो रथ यात्रा थी। देखिए, रथ यात्रा की सबसे बड़ी खराबी ये थी LK आडवाणी की रथ यात्रा की कि ये जहाँ से गुजरते वहाँ फसाद बर्पा हो जाता है। जिधर से गुजरती, उस ज़माने में कार्टून भी आते थे अखबारों में कि रथ यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी पीछे चाकू छुरियाँ चलने लगी। तो रथ यात्रा ने खून की कहानी लिखी है, ये कहा गया था। तो बहरहाल खून की कहानी, एक जो है एक इंतशार, एक नफ़रत, एक जो है 2 फ़िरक़ों को लड़ाने की पूरा माहौल तैयार करके आखिरकार बीजेपी राम मंदिर की तहरीक को एक उरूज देने में कामयाब हुई। और फिर उस उरूज ही का नतीजा था कि 92 में 6 दिसंबर 1992 में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद ये मुकदमा चलता है। PV नरसिम्हा राव का दौर था उस ज़माने में। PV नरसिम्हा राव वज़ीर-ए-आज़म हुआ करते थे, उन्होंने RSS पे बैन लगा दिया था, जबकि उन पे ये भी इल्ज़ाम लगता था कि वो खुद दरे पर्दा RSS के जो है परवरदा हैं, दरे पर्दा RSS के परवरदा हैं, ये PV नरसिम्हा राव पे इल्ज़ाम लगता था। और सोनिया गांधी ने, कहा जाता है कि इसी बेस पे, इसी बुनियाद पे PV नरसिम्हा राव से बिल्कुल पूरी तरीके से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने जो है अपने ताल्लुकात पूरे ख़त्म कर दिए थे। तो बहरहाल जो है उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे तहरीक आगे बढ़ती है और फिर कैसे जो है अदालती कशाकश होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे जो है
फैसला सुनाता है, एक अजीबोगरीब फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था। फिर उसके बाद जो है फिर 2014 में वज़ीर आज़म बन के आते हैं मोदी, फिर जो है एक नया जो है माहौल पैदा होता है मुल्क में। फिर उसके बाद जो है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के मामले पे फैसला आता है, हैरत अंगेज। वो भी बिल्कुल आस्था की बुनियाद पे, मतलब जो आइन कोई काम आइन का मतलब है कि आइन यहाँ आके आइन को फेल कर दिया गया। देखिए उस वक्त से ही आवाज़ें उठने लगी थी। देखिए उस वक्त जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो आवाज़ें दबी दबी थी, जब खुल के आइनी इदारों के बारे में लोग नहीं बोलते थे। मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि जो है इलेक्शन कमीशन हुआ और सीबीआई हुआ और ईडी हुआ और जो है ये अदालतें हुई, अदलिया हुआ, निज़ाम अदलिया है, तो ये सारी चीज़ें जो आइन के इदारे कहलाते हैं सारे, इन पे दबे दबे अल्फाज में आवाज़ें उठने लगी थी कि कहीं इन इदारों को किडनैप तो नहीं कर लिया गया है, इल्गमाल तो नहीं बना लिया गया है। ये सारी चीज़ें जो है उस ज़माने में उठने लगी थी। लेकिन अब तो खुल के लोग बोल रहे हैं कि अदालत के फ़ैसले जानिबदारी की जो है अक्कासी करते हैं, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले खुली जानिबदारी का सबूत है। ये अब सारी ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन उस ज़माने में फिर ये होता है कि बाबरी मस्जिद के राम मंदिर पे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आता है। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि यहाँ मंदिर गिरा के मस्जिद बनाई गई, इसके सबूत नहीं मिले। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ मतलब एक रामचंद्र जी के जो है यहाँ पैदा होने के भी हमारे पास जो है सबूत नहीं है, जैसा कि एतराज़ किया गया था या फिर नुक्ता उठाया गया था। या फिर बुनियादी तनाज़ा जो था कि बाबरी मस्जिद के मेंबर के पास जो है राम जन्मभूमि है, तो उन्होंने ये भी कहा था अदालत ने कि राम जन्मभूमि के वहाँ होने के भी जो है सबूत हमारे पास नहीं है। लेकिन चूँकि आस्था का मामला है इसलिए हम ये ज़मीन जो है उनके हवाले करते हैं राम मंदिर के। फिर उन्होंने ये कहा कि चूँकि ये मस्जिद की ज़मीन थी और मस्जिद की ज़मीन को हम ले रहे हैं, इसलिए मस्जिद के लिए हम जो है वहाँ से कुछ मतलब एक मुतबादिल ज़मीन अलाट करते हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, मस्जिद के लिए ज़मीन भी अलाट हुई और फिर जो है मंदिर के लिए काम शुरू हुआ। और आपने देखा कि जब पहली मियाद वज़ीर आज़म की ख़त्म होती है तो दूसरी मियाद जब आती है वज़ीर आज़म की, तो इलेक्शन से पहले किस ज़ोर व शोर के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा की जो है तकरीब वहाँ पे मुनक़्क़िद की जाती है और किस तरह का ताम झाम वहाँ पे लोगों ने देखा। बॉलीवुड के सारे सितारे में मौजूद थे। देखिए लोगों को ज़माने में एतराज़ यही था कि ये एक मजहबी तकरीब है और इस तकरीब को अंजाम दे रहे हैं वज़ीर आज़म मोदी। बिल्कुल। और इस तकरीब में बैठे हैं फिल्मी अदाकार, बहुत बड़ी तादाद में सरमायाकार बैठे हैं। बिल्कुल सरमायाकार हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं। तो उस वक्त उसी अयोध्या नगरी के जो बड़े महंत थे, बड़े बड़े जो है वहाँ के, बिल्कुल उन लोगों ने एतराज़ किया था। उन्होंने कहा था कि मज़हब इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि किसी मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो मतलब है कि जो वहाँ पे मजहबी रस्म अदा की जाती है उसमें इस तरह से गैर मजहबी लोगों को जो है शामिल किया जाए, इस तरह की मजहब इजाज़त नहीं देता। पूरे काम भी नहीं हुए थे राम मंदिर में। बिल्कुल सर, अगर पूरे अभी जिस तरह से आपने यानी लाल कृष्ण आडवाणी की बात की तो कहा गया कि लाल कृष्ण आडवाणी के जब उस दौर में तो उनका काफ़ी फेम रहा, लेकिन बाद में उनके साथ क्या हुआ काफ़ी उस पर अलग चर्चा होती है। बिल्कुल ये अलग। देखिए जहाँ तक मेरा ख्याल है बीजेपी को ताकत देने में, बीजेपी को इस्टेब्लिश करने में और जो है एडमिनिस्ट्रेशन में बीजेपी के लोगों को घुसाने में ये एल.के. आडवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके बाद आपको जो है अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि एनडीए की हुकूमत आती है। अटल बिहारी वाजपेयी को एक मुतदिल चेहरे के तौर पे सामने लाया जाता है, एक ऐसा चेहरा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इस तरह का कांग्रेस की शिकस्त होती है, हार होती है, फिर जो है वहाँ पे एक तमाम जमातों का एक गठबंधन बनता है और उस गठबंधन में जो है अटल बिहारी वाजपेयी को जगह दी जाती है और उनको वज़ीर आज़म बनाया जाता है। तो उस वक्त एल.के. आडवाणी होम मिनिस्टर बनाए गए थे। तो जब वो होम मिनिस्टर थे तो ज़माने में उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आरएसएस की ज़हनियत के लोगों को जो है जमा करने में बड़ा अहम रोल अदा किया था और बल्कि बहुत खामोशी से उन्होंने काम किया।
तो आज हम जो देख रहे हैं कि यकीनन ये जिस तरह की सिचुएशन है, ये जिस तरह की सूरत हाल है, ये जिस तरह का जो है अभी जो हम माहौल देख रहे हैं, ये सारा का सारा इसकी सारी बुनियाद जो है एल के अडवाणी की रखी हुई बुनियाद है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे अभी आपने कहा कि सर कि एल के अडवाणी ने उस वक्त होम मिनिस्टर थे, तो मतलब अपने जहनी आरएसएस से आपने इशारा किया कि भरने शुरू कर दिए, तो क्या उस वक्त जैसा उन्होंने किया तो अब उसका जो फल है वो बीजेपी काट रही है? क्योंकि देखा जाता है कि अब बीच में कई ऐसे वाक़याए सामने आए जहाँ पे आरएसएस की तरफ से मोहन भागवत ने खुलकर अपनी बात रखी। खुद अपोजिशन पार्टियाँ ये ऐलान करती है, आरोप लगाती है कि आरएसएस के लोग हर जगह भरे हुए हैं, और अब बीजेपी को जैसे उस वक्त आर के मतलब लाल कृष्ण अडवाणी हुआ करते थे, तो अब क्या सेम वैसे सिचुएशन में अमित शाह काम कर रहे हैं? क्योंकि वो भी लगातार इस बार वो होम मिनिस्टर बने हैं। कहा यह भी जाता है कि पूरे बीजेपी में कैसे क्या करना है, नाम के अध्यक्ष पद पे है नड्डा, लेकिन काम सारे अमित शाह करते हैं। बिल्कुल हकीकत है कि उस ज़माने में एल के अडवाणी ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए जो काम अंजाम दिए थे, वो आज अमित शाह जो है पूरी जो है मुस्तैदी के साथ, पूरी फुर्ती के साथ और पूरी प्लानिंग के साथ उन कामों को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखिए जिस तरह के कवानीन बने हैं अमित शाह के दौर में, हम देखते हैं कि जो है अफ़गानिस्तान माफ़ कीजिएगा CAA का कानून यहाँ पे बनता है, NRC का जो है कानून यहाँ पे बनता है, 3 तलाक का कानून, या फिर SIR जो आ रहा है, ये जो कानून आ रहे हैं सारे के सारे कानून। और फिर हम सबसे बड़ी बात ये कि कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा, ये सारे जो फैसले किए गए हैं ये बड़े फैसले हैं, और इन फैसलों के दूररस नतायज जो है सामने आएंगे। मुस्तकबिल में जो है इसके क्या असरात होंगे, मुस्तकबिल करीब की भी हम बात कर सकते हैं, मुस्तकबिल बाईद की भी हम बात कर सकते हैं। बहुत मतलब है कि बहुत लंबे अरसे के हिसाब से, या फिर बहुत लंबी एक लंबी जो है मतलब एक प्लानिंग जो होती है सदियों के आगे का सोच के, तो उस तरह की प्लानिंग यहाँ पे की गई है। और इस तरह की प्लानिंग के लिए अमित शाह ने जो है बहुत अहम किरदार अदा किया। एल के अडवाणी, बिल्कुल देखिए उस ज़माने में एल के अडवाणी का जो रोल था होम मिनिस्टर की हैसियत से, उन्होंने जिस तरह के जो है हालात यहाँ पे इस मुल्क में पैदा किए थे, उन्हीं हालात को अब अमित शाह आगे बढ़ा रहे हैं। यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए जैसे कि हमने बात शुरू की थी कि ये अभी वहाँ पे परचम लहराया जा रहा है, मतलब है कि मंदिर की तामीर का काम मुकम्मल हो गया। अब 2024 में किया गया था वो अब मुकम्मल हुआ है। तो ये देखिए सबसे अहम बात ये है कि टाइमिंग को लेके जो है सवाल उठते हैं कि टाइमिंग क्या है, काम क्यों मुकम्मल अब हुआ। अब यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं 27 में, बिल्कुल। तो यूपी के इलेक्शन, बंगाल के इलेक्शन आ रहे हैं 26 में, बंगाल के इलेक्शन है, फिर उसके बाद यूपी के इलेक्शन आएंगे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी सबसे बड़ा फोकस है। बिहार के बाद यूपी सबसे बड़ा फोकस है बीजेपी के लिए। और हमेशा से कहा गया है कि जो है दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, और जैसा कि हमने देखा कि यूपी में बीजेपी की 30 से 30 सीटें कम हो जाती हैं, तो फिर उनको सहारे लेने पड़ते हैं। आज 2 सहारों पर बीजेपी खड़ी है, तो सहारों की बुनियाद यही थी कि बीजेपी यूपी में 60 से 30 पे आ गई थी। मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता रहा, एक मतलब 68 गालिबन था उनका, सीटें कम हुई बिल्कुल, तो 32 पे आके वो रुक गए थे। तो 30, 32, 33, 34 सीट MP की कम होना ये बहुत बड़ी बात है। यूपी जिस रियासत से राम मंदिर की बुनियाद पे लोग इख्तिदार में आए थे, उसी रियासत में उनकी हालत इतनी खराब हो गई। सरकार भी आपकी, बिल्कुल सरकार भी आपकी होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी खुद वहीं से लड़ते हैं, बिल्कुल वहीं से लड़ते हैं। अगर हम इस पूरे वाक़े की बात करें तो देखा गया 2024 में लोकसभा यानी जो इलेक्शन होने वाले थे पार्लियामेंट के, उससे पहले टाइमिंग को लेकर अभी आपने भी सवाल किया, लेकिन जिस तरह से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा किया गया, लेकिन कहा गया कि उसके बाद से एक अलग वहाँ का नज़ारा रहा, लेकिन बाद में जब रिजल्ट सामने आते हैं तो सबको चौंका दिया कि उसी लोकसभा सीट से जहाँ पर राम मंदिर है वहाँ से बीजेपी की हार होती है और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की जीत होती है। तो क्या लगता है कि आखिर ये मोमेंट कैसे चेंज हो गया और कहाँ पे बीजेपी चूक गई, या फिर जिस तरह से वहाँ पे ये भी बात चला कि जो आचार्य थे वो नाराज हुए, तो ये भी कुछ फैक्टर रहा क्या? देखिए पूरा अयोध्या नाराज था। जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था अयोध्या में, तो पूरा अयोध्या नाराज था, क्योंकि उन्होंने जो है
इस राम मंदिर को फोकस करके राम मंदिर के अतराफ में डेवलपमेंट के जो काम उन्होंने किए थे, तो उनका फोकस था कि इंडिया भर से लोग आएंगे, इंडिया भर से आने वाले लोग उनके सामने जहन में थे, उनके जहन में अयोध्या के लोग नहीं थे। तो कहा जाता है कि रोड वाइडनिंग जो वहाँ पे की गई, सड़कें बनाई गई, सड़कों की तोसी हुई, तो और इस सड़कों की तोसी के काम में लोगों का कहना था, वहाँ के खुद मुकामी जो है लोगों का कहना था कि हज़ारों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए रोड वाइडनिंग के लिए। वहाँ जो छोटे छोटे मंदिर थे, वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मंदिर हैं आज भी अयोध्या में। तो पूरे मतलब सड़क के दोनों जानिब हज़ारों साल पुराने कदीम मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये इस बात को लेकर अयोध्या में बहुत नाराज़गी। सर माफ़ कीजिएगा, हम रोकना चाहेंगे आपको कि अभी आपने जो कहा मंदिर, ये भी एक चीज़ें सामने आई थी कि वहाँ पे आसपास के जो घर थे, ज़मीनें थी, उसको भी छीना गया। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो लोग मायूस थे, तो वो भी एक फैक्टर माना गया। देखिए मैंने मंदिर की बात की, मंदिर की बात जिक्र करने की वजह यह है कि जब मंदिर को उन्होंने नहीं बख्शा तो फिर घरों का क्या हाल हुआ होगा। सीधी सी बात है कि घर तो तोड़े गए, ज़मीनें गई, घर तो टूटते हैं ज़माने में। देखिए आप, अब तो यूपी के हर शहर में घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज़र, किसी बुलडोज़र की तो राजनीति चल रही है। तो घर टूटते हैं, दुकानें टूटती हैं, बाज़ार टूटते हैं, लेकिन इन्होंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। तो वहाँ के लोगों ने यही कहा था कि ये क्या हो रहा है, बीजेपी की सरकार में हो क्या रहा है। तो वही नाराज़गी जो है उनकी खुल के सामने आई और फिर वहाँ पे खुद जिस राम मंदिर का जो है बुनियाद पे बीजेपी यहाँ तक पहुँची है, उसी राम मंदिर की नगरी में बीजेपी को जो है बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। और फिर समाजवादी पार्टी के जो है अवधेश प्रसाद, बिल्कुल अवधेश प्रसाद जो है जीत के आए थे और बिल्कुल दुनिया ने हैरत से देखा था। जी, अगर हम वही यूपी में हमने देखा कि वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कई राउंड में पीछे चले। बाद में वहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बाद में उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ये कहा, मतलब वो तो हार गए, ये आपको प्रधानमंत्री मोदी की जीत हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी हुई है। अभी कुछ महीने पहले ही देखा गया कि उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ के सांसद हैं, क्योंकि लोगों ने बस वोट हमें दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जीत हो गई। लेकिन आज जिस तरह से वहाँ पे ध्वज स्थापना की जा रही है, तो ये भी उसमें सर देखा गया है कि कुछ अलग जो तबके के लोग हैं उनको भी वहाँ पे इन्वाइट किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें, जो खुद बाबरी मस्जिद की तरफ से पक्षकार थे अंसारी, उनको भी बुलाया गया है। तो क्या मतलब है कि ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मस्जिद की जगह जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मस्जिद की जगह हम आपको दूसरी जगह देंगे, तो इत्तेफाक किया था अंसारी ने, इकबाल अंसारी जो उनके वालिद असल तो असल जो वही थे, बाद में बिल्कुल असल तो जो फरीक थे उनके वालिद थे, उनकी मौत के बाद इकबाल अंसारी ने जो है ये इस केस को आगे बढ़ाया था। तो बहरहाल इकबाल अंसारी ने कबूल कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है अदालत के फैसले को मानते हैं। उस वक्त तो पूरे देश ने माना, क्योंकि मानना था और सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी। और उसके पहले भी बयान आने शुरू हो गए थे कि कोर्ट जो फैसला करेगा वो हम मानेंगे, और कोर्ट का यही फैसला आता भी है कि हम आस्था की बुनियाद पे फैसला सुनाते हैं। तो बहरहाल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तो देखिए, कोर्ट के फैसला होने के बाद मुस्लिम कायदीन में मायूसी पाई गई थी, और जिन्होंने कहा था कि हमें जो है अदालत पे भरोसा था, इसीलिए हमने कहा था कि हम अदालत के फैसले को मानेंगे। क्योंकि देखिए, मुस्लिम फरीकों में ये कॉन्फिडेंस था उस ज़माने में। जो है जो ज़फ़र मशहूर वकील, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो मामले को सारा डील कर रहे थे, बिल्कुल ज़फ़र जो है उनका नाम था। तो उन्होंने जो है फैसला आने के बाद उनकी आवाज़ जो है ऐसा मालूम हो रहा था कि गले में अटक गई है। वो बोल नहीं पा रहे थे मीडिया के सामने, वो जब आए थे तो बोल नहीं पा रहे थे, तो उनकी आवाज़ अटक गई थी। और उन्होंने कहा था कि सारे सबूत जो है हमारे पास, जितनी शहादतें हैं, जितने शवाहिद हैं, जितने डॉक्यूमेंट हैं, जितनी दस्तावेज़ात हैं, सारी की सारी जो है इस दावे के ख़िलाफ़ जा रही हैं। और हमारे सारे सबूत वहाँ पे मस्जिद की मौजूदगी, मस्जिद के वजूद और मंदिर के वहाँ पे न होने की जो है तस्दीक कर रहे हैं। उसके बावजूद ये फ़ैसला आता है। तो उन्होंने कहा कि आप किस पे जो है भरोसा किया जाए, हमारा तो अदालत पे भरोसा था। जब मुल्क की इतनी बड़ी अदालत इस इतने हसास मामले में इतना जो है
ऐसा फैसला सुनाती है, इतना जानिबदारी का मुजाहरा करती है, तो फिर अब हम कहाँ जाएं, ये सवाल उन्होंने किया था। और उसके बाद जो है ये मामला जो है, ज़फ़रयाब जिलानी उनका नाम था, जी। तो उन्होंने जो है बहुत मायूसी का इज़हार किया था। तो बहरहाल जो है ये एक सदी का जो है खात्मा हुआ, हम कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो है लोगों ने कहा था कि ये हिंदुस्तान के लिए सियाह दिन है, सियाह बाब है, लेकिन उससे बड़ा सियाह दिन तो उस दिन आया हिंदुस्तान के आवाम के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाया। देखिए बाबरी मस्जिद तो बहुत सारे लोगों के जो है गुस्से, गमो गुस्से या फिर उनके वहाँ पहुँचने और टूट पड़ने का नतीजा थी, वो एक गैर कानूनी अमल था। लेकिन कानूनी तौर पे अदालत ने जो फ़ैसला सुनाया उसको लेके मायूसी आ गई थी लोगों में। और इस मामले में सर ये भी देखा गया कि जो सीबीआई की अदालत थी उसने एक अहम फैसला सुनाया और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ 32 लोगों को बिल्कुल बरी कर दिया। मतलब ऐसा लगा कि उन पे कोई एलिगेशन रहा नहीं थी, लेकिन पूरे देश ने देखा कि कैसे वहाँ पे कई जगह हिंसा भड़की। उनकी रथ, बिहार के एक मात्र नेता लालू प्रसाद यादव ने बिहार में उनकी रथ को रोक दिया था। तो तमाम तरीके की राजनीति हुई। लेकिन सर एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद रहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, आस्था के बुनियाद पे फैसला रहा, तमाम तरीके की चीजें सामने आई, लेकिन उसके बाद पूरे देश ने मान लिया कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं। 5 एकड़ जमीन जो बाबरी मस्जिद के लिए दी गई, एक तरफ तो मंदिर बनकर तैयार हो गया, तो आखिर क्या वजह रही कि अभी तक बाबरी मस्जिद के नाम पे जो 5 एकड़ जमीनें दी गई उसकी बुनियाद तो रखी गई, लेकिन वो अभी तक पूरा सक्सेस नहीं हुआ, नहीं बनाया गया, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया। तो क्या लगता है इसमें क्या खामियां? देखिए मंदिर जो है बन जाता है, बहुत बड़े पैमाने पे बन जाता है। बहुत ही इन्होंने कहा था, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सारी दुनिया देखेगी हम ऐसा मंदिर यहाँ पे बनाएंगे। तो बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े एरिया में, कई सौ जो है एकड़ के इलाके में जो है मंदिर बना दिया गया है। लेकिन मस्जिद के लिए जगह अलाट की गई। देखिए मस्जिद के लिए वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वहाँ के जो है यूपी वक्फ बोर्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो अब उनकी भी हमको याद है जब मंदिर का काम शुरू हुआ था तो उस वक्त मस्जिद के लिए भी कुछ जो है नक्शे जारी किए गए थे। हम इस नौयत के बनाएंगे मस्जिद, इसका गुम्बद, बिल्कुल इसका गुम्बद ऐसे होगा, यहाँ पे एक लाइब्रेरी होगी, बिल्कुल यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी होगी, यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर भी बनेगा। 5 एकड़ में ज़ाहिरी बात है 5 एकड़ का जो इलाका था, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको जो है कम्युनिटी की जो है बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे मस्जिद के साथ साथ। तो सारे नक्शे भी जारी होते हैं, मैप भी जारी होते हैं, अप्रूवल के भी जो है खबरें आती हैं। ये सिर्फ खबरों तक महदूद रहा, प्रैक्टिकल काम अभी तक हो नहीं पाया, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ है। अब क्या इसके लिए वाकई चीफ मिनिस्टर या वहाँ की यूपी सरकार रुकावट बन रही है? एक अहम सवाल है कि क्या यूपी सरकार इस काम को आगे बढ़ने नहीं दे रही है? क्या यूपी सरकार ने पैसे जारी नहीं किए हैं? देखिए अलमिया ये है कि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड में हो, चाहे उनको जो मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, चाहे कोई सोसाइटी हो, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है। ये तो है, क्योंकि अभी भी एक जहनी तौर पर लोगों के जहन में सवाल है कि आखिरकार राम मंदिर इतने बड़े पैमाने पे बन भी गया, प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, लेकिन वही जो 5 एकड़ ज़मीन बाबरी मस्जिद के लिए दी गई है, तो उस पर क्या हुआ? हालांकि हमने बीच में कई से रिपोर्ट भी देखे जिसमें कई तरह की परेशानियाँ सामने आई, लोगों ने उस पर कई तरह का जिक्र किया। खैर हम अगली खबर की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ पे लगातार AQI जो है उसकी जो प्रतिशत लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसी जगह पे है जहाँ AQI 400 के पार पहुंच चुका है। इसके पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो वहाँ पे देखा गया कैसे जब प्रदूषण ज़्यादा थे, पोल्यूशन की वजह से सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस वक्त दिल्ली की AQI इतनी खतरनाक हो चुकी है कि डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि लोग बचे। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो जज ये कहते हैं कि आप वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप सुनवाई करें। तो सर अभी हम दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से AQI बढ़ रही है, क्या लगता है कि इस पे सरकार पूरी तरीके से फेलियर है या फिर सरकार चाहकर भी इस पे कुछ नहीं कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज मैं देख रहा था कि एक अखबार में सुर्खी लगी है कि मोदी है तो सब कुछ है। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, ये काफी स्लोगन चला भी। मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो अब दिल्ली के लोग ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ
वो जो मतलब एक ख़राब फ़ज़ा है, ख़राब हवा है, पोल्यूशन है, या फिर जो है सांस लेने में दिक्कत है, या फिर AQI की प्रॉब्लम है, ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं, इनको सिर्फ एक शहर के इलाके की फ़ज़ा को साफ़ करने का क्या इंडिया के पास जो है कोई जो है उपाय नहीं है, कोई जो है सिस्टम नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है, वो भी देश की राजधानी इतने बड़े मुल्क के। तो यही सवाल किया जा रहा है कि अब तो डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, मरकज़ में भी बीजेपी की सरकार है, अब तो कोऑर्डिनेशन भी है। और फिर जो है दिल्ली के लोगों को भी यही कहा गया था जब इलेक्शन आए थे असेंबली के, तो मोदी है तो मुमकिन है कहा गया था। तो ये भी सवाल किया जा रहा है कि क्या यहाँ मोदी है तो ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ की फ़ज़ा जो है साफ़ हो जाए। अब देखिए इतनी मुश्किल हो गई है दिल्ली के लोगों को। हम देख रहे हैं गुज़िश्ता एक हफ़्ते से मुसलसल ये जो है शिकायतें आ रही हैं कि लोग तनफ़ुस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, लोगों को जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही है, हत्ता के लोगों की आंखें भी जलने लगी, आंखों में जलन। ये बिल्कुल देखिए माजी में जो कहा गया था कि 300 एक जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी जो है 300 तक आपकी है तो वो एक इंसान के लिए काबिल कबूल है, गो के वो भी सही नहीं है जी। 200 के पार जो है सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन बर्दाश्त काबिल बर्दाश्त है 300 तक। अब तो जो है एयर क्वालिटी 500 तक पहुंच चुकी है। देखिए कितनी सिचुएशन ख़राब हो गई है कि 300 से 400 तक पहुंचती है, 477, 475, 470 इस तरह से आंकड़े आ रहे थे, अब आंकड़े 500 तक पहुंच गए हैं। अब लोग खुल के कह रहे हैं कि हमको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, लोग खुल के कह रहे हैं कि हमारी आंखें जल रही हैं, लोग खुल के कह रहे हैं कि जिनका जो है जो फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला हैं, जो TB के मरीज़ हैं, या फिर जो है दीगर जो है ज़ईफ़ अफराद हैं, उनका तो ये कहना है कि हमारा तो सांस लेना मुश्किल हो गया। आप देखिए मशवरा ये दिया जा रहा है कि आप डेली जो है कहीं 1 घंटा आप जो है ऑक्सीजन लेने के लिए इंतज़ाम करें, आप मशीनें खरीदें आप ऑक्सीजन की। अब लोगों को ये मशवरा दिया जा रहा है, मतलब ये कि ऑक्सीजन दिल्ली से ख़त्म हो चुकी है। ये जो पीरियड हम देख रहे हैं 10-15 दिन का, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है, लोगों को एडवाइज़री जारी की जा रही है कि आप दिल्ली ना आएँ क्योंकि यहाँ की हवा ख़राब है। आप दिल्ली आएंगे ज़ाहिरी बात है वहाँ का आदमी तो इसको बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बाहर से कोई ताज़ा फ़ज़ा से जो है वहाँ जाएगा तो उसको फौरी अटैक होगा। यहाँ तक कहा है, देखिए एम्स के माहिरीन ने यहाँ तक कहा है कि 70 सिगरेट एक वक्त में पीने से जो नुकसान होता है आपके फेफड़ों को जो नुकसान होता है वो इस हवा के लेने से नुकसान हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जो है आपको जो है हालात बता रहे हैं, उसके बावजूद जो है दिल्ली की हुकूमत जो है चुप है। ऑड इवन करके उन्होंने ये सोच लिया कि हम मैनेज कर लेंगे। देखिए इससे पहले ऑड इवन किया था, गाड़ियों को जो है आधी गाड़ियों को हटाया गया था सड़क से, कुछ नहीं हुआ। यही कहा कि जब आपने आधी गाड़ियों को सड़क से हटा दिया, उसके बावजूद जो है ये हवा का जो है मेयार बेहतर नहीं हो पा रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है, तो अब इस इशू पे काम करने की ज़रूरत है हुकूमत को। देखिए हम ये हवा की ख़राब होने की जो बात करते हैं दिल्ली में, ये बात तो उसी वक्त से शुरू हो जाती है जब जो है पंजाब के खेतों में या हरियाणा के खेतों में धान कटना शुरू हो जाती है। जब वहाँ पे धान कटती है तो उसके बाद जो पराली बचती है वहाँ पे, तो उसको जलाने का जो है सिस्टम है। देखिए उस ज़माने में ही कहा गया था जब केजरीवाल CM थे, तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा और पंजाब के खेतों में जो पराली जलाने का जो कदीम सिस्टम है, ये तो बहुत सदियों पुराना जो है इंसानी जो है बिहार यूपी बिल्कुल हर जगह पराली जला रही है। लेकिन चूँकि वो जोग्राफियाई सिचुएशन वहाँ से आती है हवाएं दिल्ली की तरफ, पंजाब और हरियाणा से, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि वहाँ पराली जलाई जा रही है, उसके बजाय उनको मशीनें दी जाएं, या फिर हुकूमत ये काम करे कि किसानों को पाबंद कर दे कि जैसे ही आपकी फसल कट जाती है, आपकी फसल खेत से निकल जाती है, खेत जब जो है सफाई के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर आप हुकूमत को इन्फॉर्म कर दें, हुकूमत की गाड़ियाँ आएंगी और पराली जो है मशीनों से हटाई जाएगी। ये इंतज़ाम करना चाहिए था, नहीं किया गया। फिर उसके बाद दिवाली आती है, वहाँ आतिशबाज़ी पे कंट्रोल की बात की जाती है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता। फिर उसके बाद जो है हालात इतने ख़राब हो जाते हैं और फिर कोहरे का दौर शुरू होता है। देखिए एक सिलसिला है ये,
पहले पराली जलाई जाती है, फिर उसके बाद दिवाली आती है, फिर उसके बाद कोहरे का दौर, सर्दी का दौर शुरू होता है। सर्दी में जब हवाएं जम जाती हैं, सर्द हवाएं, शबनम जब जो है बर्फ़ की शक्ल ले लेती है, तो फिर जो है हवाओं के आलूदा होने के बहुत तेज़ इम्कानात हो जाते हैं, और वही हम आज फेस कर रहे हैं। तो नाजरीन की अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली पर लगातार जो AQI है उसका रेट बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली में देखा जा रहा है कि जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहा है जिसे समझा जा सके कि आने वाले वक्त में दिल्ली की जो आम आवाम है उसको राहत मिलेगी। अब सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि पहली बार नहीं, इसके पहले भी लगातार कई साल दिल्ली की जो आबोहवा है वो ख़राब रही। तो सवाल ये है कि क्या इसके पहले गवर्नमेंट इस चीज़ को सही करने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाती है और बार बार दूसरों पे आरोप क्यों लगाती है। वही अगर हम यूपी की खबरों की बात करें तो यूपी में देखा गया कि आज प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में ध्वज स्थापना के मौके पे पहुंचे, जहां पे भव्य तरीके से रोड शो किया गया। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में करीब कई हज़ार CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ कई हज़ार पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। DIG रैंक के साथ साथ जो IAS IPS है सबको वहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई वहाँ पे परेशानी सामने ना आए। लेकिन यूपी और हम दिल्ली के साथ साथ और भी खबरों की बात करें तो आप सियासत TV देखते रहें, और इसी के साथ आप देख रहे थे हमारा स्पेशल प्रोग्राम सियासत TV में ब्रेकिंग न्यूज। आप सियासत TV के साथ बने रहें। फिलहाल आप हमें और हमारे सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसन सर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।